पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामाखेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा, शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। सतीश वहां पहुंच गया था। उसने चेहरा मफलर से ढांपा हुआ था, क्योंकि हमने पहले से तय किया हुआ था कि एक गुंडे को लाजिमन छोड़ेंगे ताकि वो मोहन तक हमारा पैगाम पहुंचा सके। सतीश जूं ही कार से उतरा, मैंने फौरन इशारा करते हुए कहा, तुम रुकमनी को कार में बिठाओ, उसे मैं अपने साथ पाली लेकर जाऊंगा। बल्कि ऐसा है कि उसके घर वालों को भी साथ चलने का कह दो, वो मेरे पास महफूज रहेंगे। यहाँ तो वो मोहन साला उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, और अब वो मेरे होने वाले सास ससुर हैं। सतीश ने कहा, ठीक है बॉस, और मंसूबे के मुताबिक कार आगे बढ़ाई और रुकमनी के घर के पास रोक दी। अजीत ने धमकी उगली, तुम अपने दामन में अंगारे समेट रहे हो बालिक। मैंने पिस्तौल की नाल उसकी तरफ सीधी करते हुए कहा, मेरी खैरखाही रहने दो और अपने गुरु के बारे में सच उगलना शुरू कर दो। वो कराहते हुए बोला, मैं महाराज मोहन का अदना सा दास हूँ, मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ना इससे तुम्हारी बहादुरी साबित होगी और ना महाराज मोहन भिमानी का कोई नुकसान होगा। एकदम मेरा हाथ घूमा, जोरदार थप्पड़ ने उसका मुंह लाल कर दिया था। मैं बोला, कहा ना नसीहत और मशवरे को छोड़ो और मेरे सवालों के जवाब दो। गुस्से और खिफ़्फ़त से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। मोहन भिमानी का मोबाइल फोन नंबर बताओ। वो कराहते हुए बोला, मेरे मोबाइल फोन में उसका नंबर महफूज है। मैंने पूछा, तुम्हारी कॉल तो उठाता होगा? उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं कुरेद कर मोहन के मुतालिक जरूरी मालूमात पूछने लगा। वो इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब देता गया, यूं जैसे उसे यकीन हो कि मैं उसकी मालूमात से फायदा नहीं उठा सकता। करीबन जरूरी मालूमात निचोड़ने के बाद मैंने मंसूबे की तरफ कदम बढ़ाए। कहा, अपने बुज़दिल गुरु को कह देना कि रुकमनी सिर्फ शंकर शांदूरी की है। अगर उसे अपनी जिंदगी अजीज है तो दोबारा रुकमनी के बारे में सोचने की हिमाकत न करे, वरना उसके साथ वही करूंगा जो पागल कुत्ते के साथ किया जाता है। उस खबीस ने रुकमनी की इज्जत खराब की है, इसकी पादाश में उसे नर्क में पहुंचाना बनता है, लेकिन सिर्फ इसलिए माफ कर रहा हूं कि वो जानता नहीं था कि रुकमनी सिर्फ शंकर शांदूरी की है। अब अगर उसने रुकमनी के हुसूल की कोशिश की तो माफी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। ये खुशखबरी सुनकर कि मैं उसे जिंदा छोड़ रहा हूँ, उसके चेहरे की रौनक लौट आई। मैंने हल्का सा वक्फा लेकर बात जारी रखी। कहा, रुकमनी के बगैर मैं जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ये उस शोदे को अच्छी तरह समझा देना। बाकी वो समझता है कि उसके पालतू कुत्तों की फौज है, तो उसका ये भरम भी जल्द तोड़ दूंगा अगर उसने रुकमनी को तलाश कराने की कोशिश की तो। ये कहते हुए मैंने अचानक ही पिस्तौल को साइलेंसर से पकड़कर उसके सर की सख्ती का अंदाजा किया और वो एक तरफ लुढ़क गया। दोनों की तलाशी लेकर मैंने उनकी जेबों से मोबाइल फोन निकालकर अपने पास रख लिए। मोहन से बात करने के लिए वो मोबाइल मेरे काम आ सकते थे। एक ने नेफे में 30 बोर पिस्तौल उड़सा हुआ था, वो भी मैंने अपने पास रख लिया। गो श्रीनाथ का ताल्लुक एजेंसी से नहीं था कि मोबाइल फोन से मेरी लोकेशन ढूंढ निकालता, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने मोबाइलों को बंद करना जरूरी समझा। वैसे भी उसकी पहुंच काफी ऊपर तक थी और राजस्थान की हुदूद में बिलाशुबा उसका सिक्का चलता था। दूसरी एहतियात मैंने ये की कि रस्सी से अजीत की मुश्कें कसती। उनसे फारिग होकर मैं कार की तरफ बढ़ गया था। अनुमान भटला का सारा कुंबा सिमट सिमटाकर कार की अकबी नशिस्त में समा गया। वो मेरे मुंतजिर थे। मैंने सतीश के साथ अगली नशिस्त पर जगह संभाली और सतीश ने कार मोड़कर आगे बढ़ा दी। बड़ी सड़क पर चढ़कर उसने कार देवगढ़ की तरफ मोड़ दी। फरलांग भर आगे जाकर चौंकाया। वहां से सीधी सड़क देवगढ़ की तरफ जा रही थी। हम दाईं जानिब मुड़ गए। उस सड़क पर सीधा जाकर हम राजसमंद पहुंच सकते थे, जहां उन लोगों को मुंबई ले जाने के लिए एक ट्रक मौजूद था। ट्रक में सामान के अंदर इतना खला छोड़ा गया था जहां 4 आदमी आराम से बैठ सकते थे।
वहां से आगे उस कुंबे ने ट्रक ही में सफर करना था। उन्हें ट्रक तक पहुंचाकर हमें वापस भी लौटना था। सतीश अच्छी खासी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जितना जल्दी हम उस इलाके से निकल जाते उतना ही बेहतर था। खुसूसन रिशु और उसके घर वालों को किसी महफूज जगह पहुंचाना जरूरी था। सतीश ने थोड़ा आगे जाते ही अपने आदमियों को कॉल मिला ली। वहां सामान से लदा एक बड़ा ट्रक मौजूद था जो एक दिन पहले अजमेर से निकला था। राजसमंद का फासला 60-70 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था और कार में ज्यादा से ज्यादा घंटा लग जाता। रिशु की मिनमिनाती आवाज उभरी, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, राजसमंद में सामान से लदा एक ट्रक मौजूद है जो आप लोगों को मुंबई पहुंचा देगा। वहां जाकर आपने इस नंबर पर फोन करना है। मैंने एक कागज पर विश्वास सिंह का फोन नंबर लिखकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। फिर कहा, ये मेरा दोस्त है, वहां आप लोगों को रिहाइश भी मिल जाएगी और उसकी वसातत से छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाएगी। अनुमान भटला दुआया अंदाज में बोला, भगवान आपको सुखी रखे। आप लोगों ने हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। मैंने तंबीही अंदाज में कहा, अपने मोबाइल फोन और कनेक्शन कार्ड तो आप लोग साथ नहीं लाए क्योंकि उनकी वजह से आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। रिशु ने कहा, जी भाई, बाकी मोबाइल फोन तो बेच दिए थे, सिर्फ एक फोन आपसे राब्ते के लिए पास रखा है। रिशु ने एक सादा मोबाइल फोन जेब से निकाल कर दिखाया। मैंने मोबाइल फोन उसके हाथ से लेकर बंद किया और अपनी जेब में रख लिया। एक मुतरन्नम आवाज मेरी समातों में पहुंची, भाई आपको यकीन है ना वो इधर हमें नहीं ढूंढ पाएंगे? मैंने मुड़कर एक नजर उस पर डाली। चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत समेटे वो मेरी तरफ मुतवज्जे थी। उसके नुकूश बड़ी हद तक गुलगारे की छोटी बहन रणा से मिलते थे। बिलाशुबा गरीब लड़कियों को हसीन होना रास नहीं आया करता क्योंकि मुफलिसी के चांद पर हवस की कालक फेंकने के लिए हर बदकिमाश तैयार रहता है। वो अगर इतनी हसीन न होती तो आज रात के अंधेरे में यूं बेबसी और बेकसी की तस्वीर बने किसी नामालूम मकाम की तरफ फरार होने पर मजबूर न की जाती। अपने हमरा उसने वालिदैन और भाई की जिंदगी भी अजीरन कर दी थी। कसूर उसका नहीं था मगर निशाना उसी बेचारी ने बनना था। मैंने कहा, अगर वो गलती से उधर पहुंच भी गए तुम्हें कुछ नहीं कह सकेंगे क्योंकि किसी आम शख्स के पास तुम्हें नहीं भेज रहा। मुझे यकीन था कि विश्वास सिंह के पास वो बिल्कुल सलामत रहते। वो कदरे जज्बाती अंदाज में बोली, भाई आप बगैर किसी लालच और गरज के हमारे इतने ज्यादा काम आए। मैं हमेशा भगवान से आपकी सलामती और बेहतरी की प्रार्थना करूंगी। मैं मुतबस्सम हुआ, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। हम घंटे पौन घंटे में राजसमंद पहुंच गए। शहर से बाहर ही हमें एक ट्रक दिखाई दिया जो सड़क के किनारे खड़ा था। सतीश चूंकि उनसे राब्ते में था इसलिए बगैर किसी दिक्कत के उनके पास जाकर रुक गया। सतीश कार से उतरकर ट्रक की तरफ बढ़ गया और मैं रिशु और बाकियों को जरूरी हिदायत देने लगा। उन्हें अच्छी तरह समझाकर मैं नीचे उतरा। उन्होंने मेरी तकलीद की। सतीश वर्मा गालिबन ट्रक ड्राइवर के साथ खड़ा था। बोला, ऊपर चढ़ जाएं। सतीश वर्मा ने लकड़ी की छोटी सी सीढ़ी की तरफ इशारा किया जो ट्रक के टेल बोर्ड के साथ रखी थी। मैंने 30 बोर पिस्तौल रिशु की तरफ बढ़ा दिया। कहा, ये अपने पास रखो, रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। उसने इनकार में सर हिलाना चाहा। वीर जी, मैंने कता कलामी करते हुए पिस्तौल उसके हाथ पर रखा। कहा, बहसो तकरार का वक्त नहीं है। मेरा लहजा ऐसा था कि उसने चुपके से पिस्तौल पकड़ लिया। तमाम को ट्रक में सवार करवा के मैंने ड्राइवर को 2-3 हिदायत दी और उन्हें जाने की इजाजत दे दी। किराए वगैरह की अदायगी पहले से हो चुकी थी। ट्रक के आगे बढ़ते ही हमने कार की असल नेम प्लेट लगाई, चादरें उतार कर गर्म कोट पहने, स्पोर्ट्स शूज की जगह आम जूते पांव में डाले और वापस चल पड़े। एक दुश्मन को हम जिंदा छोड़ आए थे और नहीं जानते थे कि वो कितना कुछ बेदार मगज था, लेकिन एहतियात इसी में थी कि हम दुश्मन को किसी भी लिहाज से कमजोर न समझते। दुश्मन को हल्का समझने वाले उमूमन घाटे में रहते हैं। सतीश ने पुराने अंदेशे को नए अल्फाज का जामा पहनाते हुए कहा, तुम्हें यकीन है वो इस ड्रामे पर यकीन कर लेगा? मैंने इत्मीनान से पूछा। रुकमनी की शक्ल देखी थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। यकीनन उसे मेरा इस्तिफसार गैर मुतल्लिक लगा था। मेरे इत्मीनान में फर्क ना आया। मैंने कहा, जवाब तो ये तुम्हारे ही सवाल का है, अलबत्ता तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मैं बेकसूर हूँ। मेरे अंदेशे का रुकमनी के हुस्न से क्या ताल्लुक? वो चिढ़ गया। मैंने कहा, चलो तुमने ये तस्लीम तो कर लिया कि रुकमनी खूबसूरत है। वो तंजिया लहजे में बोला, और इससे ये साबित हुआ कि मोहन भिमानी तुम्हारी राम कहानी पर यकीन कर लेगा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रुकमनी जैसी खूबसूरत लड़की का आशिक उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने उसका जख्मी बंदा इसलिए छोड़ दिया था ताकि वो उसे यकीन दिला सके कि मैं रुकमनी के लिए कितना संजीदा हूँ, और साथ ही ये भी कहलवा भेजा कि अगर वो रुकमनी का पीछा छोड़ दे तो मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, और यकीनन ऐसा होना नामुमकिन है। मोहन जैसा बेगैरत जिसे अपनी ताकत और कुव्वत का कुछ ज्यादा ही खुमार चढ़ा हो,
वो कभी मेरी धमकी को नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर रुकमनी उसके लिए जरूरी न भी हुई तब भी वो उसकी वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत मैदान में झोंक देगा। न जाने वो मेरे साथ मुत्तफिक हुआ था या नहीं, अलबत्ता तकरार समेटते हुए मौजू तब्दील किया। तो अभी हम पाली जाएंगे? मैंने कहा हाँ, और वहां पर उन्हें अपनी मर्जी की जगह पर बुलाएंगे। उसने हैरानी से पूछा, भला वो कैसे? मैंने एतमाद से कहा, एक तरकीब है मेरे जहन में, अगर काम कर गई तो मोहन गया काम से। वो मुसिर हुआ, कुछ पता तो चले। मैंने कहा, जानते हो ना, मोबाइल फोन से किसी भी जगह का पता चलाया जा सकता है। उसने इस बात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मैंने कहा, पहले हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां उन्हें घेर सकें, फिर वहां उसके आदमियों से छीने हुए मोबाइल फोन से उसे कॉल करके गुस्सा दिलाएंगे। उम्मीद यही है कि वो हमें पकड़ने के लिए बगैर किसी ताखीर के पहुंचेगा। सतीश ने मुंह बनाते हुए कहा, अकेला तो नहीं आएगा ना? मैंने यकीन दहानी करवाई, फिक्र न करो, 5-10 बंदों के लिए मैं अकेला काफी हूँ। वो दो टोक अंदाज में बोला, अगर वो 10 से ज्यादा बंदे ले आया तो उनसे भी तुमने ही निपटना है भाई। लड़ाई भिड़ाई के काम में मुझे अपने साथ गिनती में शामिल न किया करूं। मैंने कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसे चुप करवा के मैं आगे का लाहे अमल सोचने लगा। सतीश का ये कहना कि वो 10 से भी ज्यादा बंदे ला सकता है मुझे फिक्रमंद कर गया था। सतीश अच्छा जासूस था, लेकिन मारकुटाई उसके बस का रोग नहीं था। इस मामले में वो आम आदमी जितना ही कारामद था। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि बाज जासूस ऐसे भी होते हैं जिनका लड़ाई भिड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस जासूसी के माहिर होते हैं, और सतीश वर्मा का शुमार भी उन्हीं में होता था। काफी देर सोचने के बाद मुझे बिमला का ख्याल आया। उसे बुलाया जा सकता था, मगर हमारी अलविदाई मुलाकात किसी खुशगवार माहौल में नहीं हुई थी। सतीश वर्मा से ज्यादा देर खामोश बैठा न रहा गया। बोला, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, पाली पहुंचकर किसी होटल में चंद घंटे आराम करेंगे, उसके बाद अगले मंसूबे का सोचेंगे। वो बोला, तो फिर जल्द से जल्द पाली पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये कहते हुए उसने रफ्तार बढ़ा दी। मैं विश्वास सिंह को फोन करने लगा। दूसरी ही घंटी पर उसने कॉल वसूल कर ली। मैंने मजाहिया अंदाज में कहा, हेलो, सो तो नहीं रहे थे? वो गनूदगी भरी आवाज में बोला, इस वक्त उल्लू जागते हैं या उल्लू के पट्टे? मैंने इत्मीनान से कहा, बस मैंने भी यही सोचकर फोन किया था। वो मस्कनत से बोला, यार तू तो सरदार नहीं है, कोई अकल की बात कर लिया कर। मैंने हंसते हुए कहा, सरदार न सही, सरदार से यारी तो पाली हुई है ना, और किसी की अकल खप्त होने के लिए इतना काफी है। वो लजाजत से बोला, अगर वक्त गुजारी के लिए फोन किया है तो सुबह गपशप करेंगे। सच में यार बहुत थका हूँ। मैं संजीदा होते हुए मुद्दे पर आया और उसे अनुमान भटला के कुंबे के बारे में जरूरी हिदायत देने लगा। तफसील बताने के बाद मैंने पूछा, उन्हें अपने पास काम पर रखते हुए तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला, सिवाय बकवास करने के तुम्हें कुछ आता भी है? अब ये पूछने की बात है। मैंने जल्दी से मौजू तब्दील किया, प्रीतो भाभी को आदाब कहना और मेरी भतीजी पद्मा को ढेरों प्यार देना। वो बोला, जिस बेचारी का तुम जैसा चचा होगा वो कहाँ सो पाएगी। दोनों माँ बेटी जाग गई हैं जनाब, ये लो बात कर लो। उसने मोबाइल प्रीतो भाभी को पकड़ा दिया। उनसे अलग सेलेक्ट करके मैंने इजाजत ली और कॉल मुनक़ता कर दी। रात के आखिरी पहर हम पाली पहुंच गए थे। एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा लेकर हम आराम करने लेट गए। गुज़श्ता रात की बेआरामी के बावजूद अगले दिन हम तुलुए आफ्ताब के साथ उठ गए थे। पुरतकल्लुफ नाश्ता करके होटल से निकल आए। किसी मुनासिब मकाम की तलाश में हम पाली शहर के मज़ाफ़ाती देहातों का जायजा लेने लगे। दूर तक फायर करने के लिए चूंकि मुझे ऊंचाई दस्तयाब थी, इसलिए मैंने ऐसी जगहों की रैकी बेहतर समझी जहां छोटी मोटी टेकरियां मौजूद हों। आखिर मैं ऐसी जगह ढूंढने में कामयाब हो गया। छोटी सी पहाड़ी जो जमीन से 150-200 फुट बुलंद थी, उसके दामन में काश्तशुदा इलाका था जिसमें गंदुम की फसल लगी थी। गंदुम के पौधों ने अभी 2-3 इंच ही लंबाई पकड़ी थी। उन खेतों के बीचों बीच छोटा सा मकान था जिसका फासला पहाड़ी से चंद सौ गज से ज्यादा नहीं था। मकान चूंकि खेतों के बीचों बीच था, इसलिए वहां तक रसाई को 3-4 फुट चौड़ा रास्ता बना हुआ था। उस पर कार नहीं चल सकती थी। नीचे उतरकर हम कच्चे रास्ते पर चलते हुए मकान तक पहुंचे। मकान की 4 दीवारी सरकंडों की बनी हुई थी, जिसकी ऊंचाई 3-4 फुट के बकदर थी। करीब से जायजा लेने पर दोनों कमरे बंद नजर आए। 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा देहात था जहां 50-60 कच्चे पक्के मकानात मौजूद थे। मैंने कमरों का बाहर ही से जायजा लेते हुए ऐलान किया, ये जगह बेहतरीन है। सतीश ने पूछा, मुझे भी समझा दो कि ये जगह कैसे बेहतरीन है। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, समझा नहीं सकता, क्योंकि ये समझाने के लिए तुम्हें स्नाइपर कोर्स करना पड़ेगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें मेरी मर्जी पर चलना था बालिक, और तुम मुझे अपने पीछे घसीट रहे हो। मैंने इत्मीनान से कहा, ठीक है, फिर तुम बताओ मोहन भिमानी को किस तरह कत्ल कर सकते हैं। गहरी सोच में डूबते हुए उसने लम्हा भर गौर किया।
और फिर ऊपर नीचे सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल ये बेहतरीन जगह है, तुम्हारा मंसूबा काबिल अमल है। मेरे होंठों से कहकहा निकला। उसने मेरा साथ दिया। हंसी रुकते ही वो एतराफ करते हुए बोला, यार तुमने मेरे मिजाज को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया है। मैंने मौजू तब्दील करते हुए कहा, गांव में पता करते हैं ये घर किसका है ताकि यहाँ रहने की इजाजत ले सकें। उसने मशवरा दिया, किसी से पूछकर रहने में खतरा है कि हमारा राज फाश हो जाएगा। मैंने कहा, यहाँ रहने का राज ही तो फाश करना है। वो झल्लाते हुए बोला, तो टीवी पर इश्तिहार देते हैं। मैंने याद दहानी कराई, भूल गया है क्या कहा था कि उन्हें यहाँ तक लाना जरूरी है और हमारा पता लगने पर ही वो यहाँ पहुँचेंगे। वो बोला, अच्छी तरह याद है, मगर वजह समझ में नहीं आ रही। मैंने वजाहत करते हुए कहा, वीर जी, जासूसी और स्नाइपिंग अलहदा मौजू हैं। हर फन की अपनी पेचीदगियां, चालें और तरीक़ाकार होता है। बाकी इस जगह के बेहतरीन होने का मतलब ये है कि यहाँ मुझे टेकरी की ऊंचाई मयसर है जिससे दूर दूर तक दिखाव मुमकिन होगा। मकान आम आबादी से हटकर है जिसकी वजह से किसी और को गोली लगने का खतरा ना होने के बराबर होगा। हदफ के गाड़ियों में भागने का रास्ता सिर्फ एक ही है जो मेरी निगरानी में होगा। वो देवगढ़ या पाली से इस तरफ आने का कसद करेंगे। यूं उनकी आमद का पेशगी पता चलाना निहायत आसान होगा क्योंकि यहाँ तक आने का खास रास्ता एक ही है। जिस मकान में हम उन्हें अपने रहने का झांसा देंगे उस तक भी गाड़ी नहीं जाती। मजबूरन उन्हें गाड़ियों को छोड़ना पड़ेगा और यूं उन्हें निशाना बनाना आसान हो जाएगा। सतीश ने कहा, हथियार उनके पास भी होंगे और अकेले के मुकाबले में उनकी तादाद ज्यादा होगी। मैंने कहा, हम उनसे किलोमीटर भर दूर बैठे होंगे और पिस्तौल की गोली 40-50 गज के बाद बेअसर हो जाती है। अगर उनके पास क्लैशनकोफे भी हुई तब भी वो 300 मीटर से ज्यादा फासले पर कारगर फायर नहीं गिरा सकेंगे। और सबसे बढ़कर मेरी राइफल पर उम्दा किस्म का साइलेंसर लगा हुआ है। उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि फायर कहाँ से हो रहा है। वो झुरझुरी लेता हुआ बोला, स्नाइपिंग तो जासूसी से भी मुश्किल काम है यार। तुम्हारा मंसूबा समझने के लिए दिमाग ही हिल गया है। मैंने मजाही अंदाज में कहा, अगर तुम्हारी समझ में माड़ा मोटा मेरा मंसूबा आ गया है तो अपने 2 साथियों को बड़ी सड़क पर पेट्रोल पंप के करीब मुतय्यन कर दो ताकि वो दुश्मन की आमद की पेशगी इत्तला कर दें। उसने हैरानी जाहिर की, अभी से? मैंने कहा, हो सकता है हम जैसे ही उनके बंदों के मोबाइल फोन ऑन करें वो इस तरफ मुतवज्जे हो जाएं। अगर ऐसा न हुआ तो हम खुद उन्हें फोन करके मुतवज्जे करके मजबूर करेंगे कि वो हमें तलाश करने की कोशिश करें। जिस सतह के उनके ताल्लुकात हैं उनके लिए कॉल ट्रेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। वो बोला, चलें गांव की तरफ और मैं अपने आदमियों से बात करता हूँ। मोबाइल फोन कान को लगाते हुए वो कार की तरफ बढ़ गया। हम मोड़ काट कर वापस मुड़े और सड़क पर जाकर दूसरे रास्ते से गांव में पहुंच गए। वहां से बराह रास्त गांव की तरफ गाड़ी का रास्ता मौजूद नहीं था। इस दौरान उसने अपने आदमियों को जरूरी तफसील बता दी। आबादी में घुसते ही एक छोटी सी दुकान पर नजर पड़ी। कार रोककर हम उतर गए। नमस्ते चाचा। बूढ़े दुकानदार को आदाब कहकर मैंने मतलूबा मकान के बारे में इस्तफसार किया कि वो किसका है। वो फौरन बोला, पुत्र, वो मकान तो श्याम भोसले का है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, चचा, हमें चंद दिन रहने के लिए मिल सकता है। वो खौफजदा लहजे में बोला, ऐसा गलती से भी मत सोचना, वहां रात के समय रचना कुमारी और उसके शौहर महेश के भूत फिरते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आप हमारी कहानी पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करने से और आपके कमेंट करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।